हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए संस्कृति आईएएस के द्वारा चलाए जा रहे टेस्ट सीरीज में टेस्ट नंबर 3 को डिस्कस करूंगा। इसके पूर्व में हमने टेस्ट नंबर 1 और 2 को डिस्कस कर दिया है। डिस्कशन का वीडियो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप नीचे उसे देख सकते हैं। तो आज टेस्ट नंबर 3 को डिस्कस किया जाएगा। टेस्ट नंबर 3 जो है वह अभी सेक्शनल टेस्ट चल रहा है और आज का जो सेक्शन होगा वह इंडियन पॉलिटी से संबंधित होगा। इसमें इंडियन पॉलिटी से संबंधित एमसीक्यू हैं, प्लस में बिहार स्पेशल से भी संबंधित कुछ एमसीक्यू दिए गए हैं, प्लस करंट अफेयर से संबंधित भी कुछ एमसीक्यू शामिल है। लेकिन जो मेन फोकस है, चूंकि सेक्शनल टेस्ट है तो मेन फोकस जो है वह इंडियन पॉलिटी से संबंधित होगा। तो आइए इसका डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आपको भी लगेगा कि सारे मानक को इसमें पूरा किया गया है। ठीक है, सभी प्रकार के आपको इसमें सवाल देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति को प्राप्त उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताइए, राष्ट्रपति को परामर्श की शक्ति किस आर्टिकल के तहत दी गई है? उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति आर्टिकल 143, इसमें उच्चतम न्यायालय की परामर्श संबंधी शक्तियों का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? सही कथन को बताना है। पहला, सर्वोच्च न्यायालय लोकहित से संबंधित किसी विषय पर स्वप्रेरण से सलाह प्रस्तुत कर सकता है। गलत है, स्वप्रेरण से सलाह प्रस्तुत नहीं करेगा, बल्कि सलाह मांगने पर वह सलाह प्रस्तुत करेगा। पहला जो है वह गलत है। ठीक है, और यह भी सवाल है कि वह सलाह देने और ना देने के लिए बाध्य नहीं है, और उसके द्वारा दिए गए सलाह को राष्ट्रपति भी मानने और ना मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगला, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के द्वारा संदर्भित किसी विषय पर सलाह देने हेतु बाध्य है। अभी हमने बताया सलाह देने और ना देने के लिए कुछ भी बाध्य नहीं है, और सलाह मानने और ना मानने के लिए राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है। तीसरा, राष्ट्रपति न्यायालय के द्वारा प्रेषित सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। बिल्कुल सही है, अभी हमने बताया कि मानने के लिए वह बाध्य नहीं है। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 2 तो गलत है, तो सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है? यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष होते हैं उनको किस विधि के द्वारा पद से हटाया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी देखिए। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। 2 का आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 3 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लेख है? बहुत महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया था। ठीक है, तो आप लोग इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान को जरूर देख लें। तो किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है संसद सदस्यों का विशेषाधिकार? तो आर्टिकल 105 में इसका उल्लेख किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए, यहाँ पर और 3 अन्य आर्टिकल है, उसे हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 105 तो हो गया संसद सदस्यों का एक विशेषाधिकार। आर्टिकल 108 में क्या है? संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जिक्र है आर्टिकल 108 में। ठीक है, आर्टिकल 84 में क्या है? संसद सदस्य बनने की योग्यता का जिक्र किया गया है आर्टिकल 84 में। ठीक है, और आर्टिकल 107 में क्या है? संसद की विधायी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो हमने चारों विकल्प यहाँ पे देख लिया। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद सदस्यों का विशेषाधिकार आर्टिकल 105 से संबंधित है। निम्न में से किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान पश्चिम बंगाल में किया गया है। अब कौन कौन से वहां पे 4 स्तर हैं पंचायती राज के, उसे हम लोग देख लेते हैं। पहला और सबसे नीचे कौन सा हो जाएगा? ग्राम पंचायत, जो कि ऑल ओवर इंडिया में भी आपको मिलेगा पंचायती राज व्यवस्था के तहत। ग्राम पंचायत के बाद यहाँ पर है अंचल पंचायत। अंचल पंचायत के बाद यहाँ पे आंचलिक परिषद का गठन किया गया है। ठीक है, आंचलिक परिषद, और इसके बाद जिला परिषद। ये 4 स्तर वहां पर पंचायती राज व्यवस्था के तहत देखने को मिलते हैं। आप सभी जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान जो है वह भारतीय संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया है। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।
अगला प्रश्न है, लाभ के पद की स्पष्ट व्याख्या निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत की गई है। तो देखिए, लाभ का जो पद है इसकी स्पष्ट व्याख्या न तो आपको संविधान में मिलेगी, न तो संसदीय नियमावली में मिलेगी, और न ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1952 में आपको देखने को मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ न्यायिक निर्णयों का उत्पाद माना जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समय समय पर जो भी डिसीजन दिए गए हैं, उन डिसीजन के माध्यम से लाभ के पद का सृजन हुआ है। हालांकि इसके बारे में आप देखेंगे कि संसद के द्वारा 2006 में एक कानून जरूर पारित किया गया है, लेकिन इसकी जो स्पष्ट व्याख्या जो है वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए न्यायिक निर्णयों से स्पष्ट होता है। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। केंद्रीय गृह मंत्री निम्न में से किस परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। बहुत आसान प्रश्न, बताइए गृह मंत्री किस परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे। तो देखिए, पहला ऑप्शन है अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद का हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। दूसरा है भारतीय वैश्विक परिषद। भारतीय वैश्विक परिषद का हेड होते हैं उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। तीसरा है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद के हेड होते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन चौथा में था राष्ट्रीय विकास परिषद। लेकिन ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, क्षेत्रीय परिषद, तो क्षेत्रीय परिषद का जो हेड होता है वह माननीय गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद के हेड होते हैं होम मिनिस्टर। ठीक है, तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही कथन को बताइए। ठीक है, 101वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। देखिए, 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को शामिल किया गया है। ठीक है, इसके तहत पिछड़ा वर्ग आयोग की चर्चा नहीं है। पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा जो है वह 102वें संविधान संशोधन के द्वारा दी गई है। तो पहला तो ऑप्शन हो गया आपका गलत है। दूसरा ऑप्शन, इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, यह भी ऑप्शन गलत है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। तो पहला गलत हो गया, दूसरा गलत। यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में और थोड़ा सा जानकारी देखा जाए तो 102वें संविधान संशोधन के तहत तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, लेकिन आर्टिकल 338B इससे संबंधित है। और यह जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसमें एक अध्यक्ष होता है, उसके बाद एक उपाध्यक्ष होता है, और इसमें 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो यह हो गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अगला है, निम्न में से किन उपबंधों को संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। यानी कि संसद के साधारण बहुमत 50% प्लस 1, ठीक है, उसके द्वारा किसे संशोधित किया जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, बताइए। बहुत आसान प्रश्न है। ऑप्शन में आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 5, इसे साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 और 4 जो है वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल और मौलिक अधिकार ये तो हमारा मूल ढांचा है। तो ये इसमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। ठीक है, विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, विशेष बहुमत से उन्हीं प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा जो हमारे संघीय व्यवस्था से संबंधित होगी। संघीय व्यवस्था या फिर जो हमारे संविधान की मूलभूत ढांचे के दायरे में आएगा। जैसे जीएसटी काउंसिल, यह हमारा संघीय व्यवस्था से ही संबंधित है और केंद्र राज्य संबंध की एक महत्वपूर्ण कड़ी है जीएसटी काउंसिल। तो ऐसे प्रावधान जो हमारे संघीय ढांचा को प्रभावित करेंगे या फिर संविधान के मूलभूत ढांचा हो, उसमें विशेष बहुमत से संशोधन किया जाता है। 8 का आंसर हो जाएगा ए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। तो पंथनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान संशोधन में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में 3 प्रावधान जोड़े गए। कौन कौन? एक तो हो गया समाजवादी, दूसरा हो गया पंथनिरपेक्षता और तीसरा हो गया अखंडता। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा युग्म गलत है। वित्त आयोग आर्टिकल 280 सही है, चुनाव आयोग आर्टिकल 324 यह भी सही है, राज्य लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 यह भी सही है। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि नीति आयोग आर्टिकल 279A। देखिए अब सभी जानते हैं कि नीति आयोग का वर्णन हमारे भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, यानी कि नीति आयोग संवैधानिक आयोग नहीं है। ठीक है, इसका जो निर्माण है वह मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के जरिए किया गया। कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को किया गया है। और इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी इनकरेक्ट है। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला सदस्य थी? ठीक है, संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला सदस्य यह दक्षिणायनी वेलायुध थी। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कि संविधान सभा में महिला सदस्य कुल कितने थे? तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी कुल 15। ठीक है, इनमें आप देखेंगे कि एकमात्र दलित दक्षिणायनी वेलायुध थी। इसमें एक और इंटरेस्टिंग है, ऑप्शन नंबर ए को देखिए, डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी। जो मुथुलक्ष्मी रेड्डी हैं वह भारत की पहली महिला विधायक थी। ठीक है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उसे आप लोग लिखते चलें। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको इसमें देखने को और सुनने को मिलेंगे। ठीक है, भारत की पहली महिला विधायक, संभवतः आपको कहीं नहीं पढ़ने को मिला होगा, तो भारत की पहली महिला विधायक डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी थी। ठीक है, तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सी भाषा 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई थी? देखिए 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। ठीक है, 2003 में हुआ था और इसके जरिए 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। कौन कौन 4 भाषा? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषा जो हैं उसे 92वें संविधान संशोधन 2003 के जरिए जोड़ा गया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखिए, नेपाली। जो नेपाली है इसे 71वें संविधान संशोधन 1992 के जरिए जोड़ा गया था। तो इसका गलत आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्रश्न है कि 92वें संविधान संशोधन के द्वारा किसे शामिल नहीं किया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेपाली। नेपाली को 71वें संशोधन 1992 में जोड़ा गया। 12 का आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गरीब एवं कमजोर वर्गों के मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करने हेतु सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 39A में देखिए, आर्टिकल 39 स्पष्ट रूप से कहता है कि गरीब और कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सी किसी राजनीतिक पार्टी के राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक अर्हता नहीं है? यानी कि राज्य स्तरीय दल के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता संबंधित नहीं है राज्य स्तरीय दल बनने को लेकर? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आप देखेंगे। देखिए राज्य स्तरीय दल और राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने के क्या क्या प्रावधान हैं, आप इन प्रावधानों को अच्छे से देख और समझ लेंगे। ठीक है, वर्तमान समय में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं यह भी देख लेंगे, उनका चुनाव चिन्ह क्या है, स्थापना कब हुई थी, उनका क्रम पूछा जा सकता है कालानुक्रम रूप में स्थापना को लेकर। ठीक है, तो इसका 14 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो ऑप्शन नंबर सी गलत है। 14 का आंसर हो जाएगा सी। 15 प्रश्न है, 15वां नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ दिया गया है विषय और दूसरे तरफ दिया गया है सूची। ठीक है, पहला है समाचार पत्र राज्य सूची। देखिए पहला गलत है, समाचार पत्र का संबंध जो है वह समवर्ती सूची से है, न कि केवल राज्य सूची। ठीक है, तो समवर्ती सूची होगा, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, स्टॉक एक्सचेंज संघ सूची बिल्कुल सत्य है। विवाह और विवाह उच्छेद समवर्ती सूची यह भी सत्य है। कृषि आय पर कर राज्य सूची यह भी सत्य है। तो उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ठीक है, तो यहाँ पे उपर्युक्त 4 युग्म हैं, 4 में से 3 युग्म सही सुमेलित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का सी। लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए यह काफी महत्वपूर्ण है और अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़े होंगे तो आज ही हमने बताया है कि लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल को बनाया गया है। केसी वेणुगोपाल और संजय जायसवाल जो कि बिहार से भाजपा के नेता हैं, वे प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष बने। ठीक है, तो लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताइए कौन सा कथन सही है, सही कथन को बताना है। पहला, इसके सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है, बिल्कुल सत्य है।
या केंद्र सरकार के विनियोग लेखा तथा वित्त लेखा की जांच करती है, यह भी सत्य है। लोक लेखा नाम में ही है कि लेखा अकाउंट की जांच करना, पब्लिक अकाउंट लोक लेखा उसकी जांच करना, ठीक है। तीसरा, इसकी अनुशंसाएं मंत्रालयों पर बाध्यकारी है, देखिए यह गलत है। इसके जो निष्कर्ष होते हैं, जो अनुशंसा होती है, उस पर संसद पर चर्चा की जाती है और संसद ही कोई डिसीजन ले सकता है, ना कि मंत्रालय को मानना वह बाध्यकारी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका इनकरेक्ट है। तो 1 और 2 सही है, आंसर हो जाएगा इसका बी। अगर लोक लेखा समिति के बारे में और ज्यादा जानकारी जानने का आप प्रयास करेंगे तो लोक लेखा समिति का गठन भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत 1921 ईस्वी में किया गया, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रावधान किया गया और 1921 ईस्वी में इसका गठन किया गया। इसके सदस्य कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से सदस्य चुने जाते हैं। 16 का करेक्ट आंसर बी। निम्न में से कौन सी अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषता है, बताइए। संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली महत्वपूर्ण है। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली की कौन विशेषता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी देखिए, शक्तियों का विच्छेद। जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है, संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका जो होती है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती है। उदाहरण के लिए आप भारत देखिए, ठीक है। कार्यपालिका कोई भी कानून बनाएगी, बजट भी उसको पारित कराना होगा तो संसद की अनुमति लेना होगा, यानी कि विधायिका की मदद लेनी होगी। यानी कि कार्यपालिका और विधायिका यहां पर मिलकर कार्य करती है। लेकिन अध्यक्षीय शासन व्यवस्था आप अमेरिका देखिए, ब्राजील देखिए, रसिया देखिए, वहां पर अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभेद देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की विशेषता शक्तियों का विच्छेद। बाकी ये 3 जो विशेषता आप दोहरी सदस्यता देखेंगे तो संसदीय व्यवस्था में देखने को मिलती है। एक ही व्यक्ति विधायिका का भी सदस्य होता है, कार्यपालिका का भी। जैसे मान लेते हैं कि आप उदाहरण के रूप में लिखिए लीजिए प्रधानमंत्री को, वे लोकसभा के भी सदस्य हैं, वाराणसी से चुने गए हैं, और कार्यपालिका में के भी सदस्य हैं, चूंकि वे कार्यपालिका के प्रमुख है, प्रधानमंत्री हैं। अन्य किसी भी मंत्री का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। 17 का आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ है अनुच्छेद और दूसरी तरफ है विषय। आर्टिकल 128 उच्चतम न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना। देखिए उच्चतम न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना, इसका वर्णन आर्टिकल 129 में किया गया है। तो पहला जो है वह सुमेलित नहीं है। दूसरा, आर्टिकल 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारता, सत्य है। आर्टिकल 231 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पुनः ये गलत है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान आर्टिकल 233 में किया गया है। आर्टिकल 226 रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, सत्य है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है और ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना था। सत्य कौन कौन है? 2 और 4 इसके सत्य हैं, 1 और 3 इसके असत्य हैं। अब प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न है कि कितने युग्म सही सुमेलित है? तो 2 और 4 सही सुमेलित है, यानी कि 2 युग्म सही सुमेलित हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान संशोधनों के अनुसार निम्नलिखित को कालानुक्रम रूप में व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। सहकारी समितियों को मौलिक अधिकारों में सम्मिलित करना। देखिए सहकारी समितियों को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है 97वां संविधान संशोधन 2011 के जरिए। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक सुरक्षा, इसका प्रावधान किया गया है 73वें संविधान संशोधन 1992 में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या का नियमन 91वां संविधान संशोधन 2003 में चर्चा किया गया है और कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते, ठीक है। तीसरा हो गया। चौथा, प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाना, कब इसको घोषित किया गया? 86वें संविधान संशोधन 2002। अब इसको कालानुक्रम रूप में कह रहा है, इसको व्यवस्थित करना है संवैधानिक प्रावधानों को, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा इसमें? सबसे पहले आएगा 2 के बाद इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 4, इसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 1। 2 4 3 1, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 19 का सी। अगला है, फजल अली आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? फजल अली आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? फजल अली आयोग जो है वह राज्यों के पुनर्गठन से लेकर संबंधित है, राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। इसमें कुल 3 सदस्य थे। पहला फजल अली अध्यक्ष था, अन्य 2 सदस्यों में के एम पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू थे। तो पहला स्टेटमेंट सत्य है। दूसरा,
इसने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को स्वीकार किया, यह गलत है। देखिए, फजल अली आयोग ने भाषा को राज्य पुनर्गठन का आधार अवश्य बताया, लेकिन उन्होंने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण की 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं होनी चाहिए। लोगों का कल्याण इसका उद्देश्य होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधाएं इसका उद्देश्य होना चाहिए। ऐसे उन्होंने 4 वक्तव्य बतलाए हैं। तो दूसरा इसका गलत है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, 20 का आंसर हो जाएगा ए। अगला है प्रश्न संख्या 21। भारतीय संविधान में राज्य शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? बहुत आसान प्रश्न है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में आप देखेंगे तो आर्टिकल 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, ठीक है। लेकिन आप देखिए, मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से शुरू होता है। तो मन में सवाल होगा कि आखिर 12 और 13 में है क्या? जब मौलिक अधिकार 12 से 35 तक में वर्णन किया गया है और मौलिक अधिकार में पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक में वर्णित किया गया है, तो 12 और 13 में किस चीज का वर्णन किया गया है? तो जो आर्टिकल 12 है वही राज्य से संबंधित है और इसमें डिफाइन किया गया है केंद्र की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राज्य की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पंचायती राज, ये सभी जो हैं वे राज्य के अंतर्गत आते हैं और राज्य को परिभाषित करता है। 21 का आंसर हो जाएगा बी। ग्राम न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ग्राम न्यायालय, ठीक है। ग्राम न्यायालय के बारे में विचार करना है और कौन सा कथन सही है, सही कथन को बताना है। इसे फौजदारी एवं दीवानी दोनों शक्तियां प्राप्त हैं, बिल्कुल सत्य है। ग्राम न्यायालय को फौजदारी और दीवानी दोनों शक्तियां प्रदान की गई है। इसके न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है, यह गलत है। न्यायिक अधिकारी की जो नियुक्ति है वह न्यायाधिकरण के द्वारा की जाती है, ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है, न कि चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाईकोर्ट के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो इसका कौन सा कथन सही है? तो केवल एक सही है, 22 का आंसर हो जाएगा ए। 23 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? ठीक है, सारे ऑप्शन जो है वह आपातकाल से संबंधित है। बताइए पढ़कर कि आपातकाल से संबंधित कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कब हुआ 44वां संशोधन? 1978 में, और 42वां संशोधन 1976 में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए डी। ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है आपातकाल की घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश आवश्यक है। यह 44वें संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायिक क्षेत्र एवं शक्तियां उच्च न्यायालय को प्राप्त है? बताइए कौन सा शक्तियां, अधिकार, कार्यक्षेत्र जो है माननीय उच्च न्यायालय को प्रदान की गई है? तो अपीलीय क्षेत्र अधिकार, पर्यवेक्षण की शक्ति और अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, ये तीनों अधिकार जो है वह उच्च न्यायालय को भी प्रदान की गई है। 24 का आंसर हो जाएगा डी। 1, 2 और 3 तीनों सत्य हैं। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में शामिल नहीं है? ठीक है, पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि आखिर राष्ट्रपति के निर्वाचन गण होता है, उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। तो आर्टिकल 54 देखेंगे, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। ठीक है, संसद और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। इसके अलावा दिल्ली एंड पुडुचेरी, और हाल ही में जोड़ा गया है इसमें जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्य भी भाग लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कौन शामिल नहीं है, इस पर हम लोग विचार करते हैं, क्योंकि कौन कौन शामिल है यह हमने देख लिया। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यह बिल्कुल इसमें भाग लेंगे। राज्य की विधान विधानसभा एवं विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य यह शामिल नहीं होगा, केवल राज्य विधानसभा के सदस्य निर्वाचित सदस्य होंगे शामिल। तो दूसरा नंबर ऑप्शन गलत है। तीसरा, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सभी सदस्य बिल्कुल भाग लेंगे। तो सवाल है निर्वाचक गण में कौन शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से किसे शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का मतलब होता है कि जो विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, उनके बीच शक्तियां विभाजित होगी। 26 का आंसर सी। दल बदल के बारे में विचार करना है। अच्छा, यहाँ पे सॉल्व करिए, ऑप्शन बाद में हम लोग देखेंगे, स्क्रीन पे नहीं आ पा रहा है। ठीक है, चलिए, दल बदल विरोधी अधिनियम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है,
पहला है, देखिए, दल बदल विरोधी अधिनियम जो है वह 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा लाया गया था। 10वीं अनुसूची इससे संबंधित है। इसके तहत सदस्यों की निर्हता का निर्धारण सदन का पीठासीन अधिकारी करता है। बिल्कुल सत्य है। पीठासीन अधिकारी के निर्णय की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, गलत है। आप देखेंगे कि वर्तमान समय में स्थिति यह है कि हर कोई वैसा मतलब फैक्ट हो, हर कोई वैसा प्रावधान हो, उन हर किसी की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। न्यायपालिका इतनी शक्तिशाली हो चुकी है। ठीक है, तो यह गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, तो 27 में 1 सही है, 2 गलत हैं। अब आइए सवाल क्या कह रहा है। सवाल है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। हमने बताया था 1 सही है, 2 गलत है। आंसर हो जाएगा इसका ए। संसद के किसी सदस्य की निर्हता पर विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति किसकी सलाह प्राप्त करता है। तो इस आसान प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के परामर्श से राष्ट्रपति जो है वह संसद सदस्य की निर्हता से संबंधित कुछ विचार विमर्श करता है। 28 का आंसर सी। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। तो मतदान की आयु 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा निर्धारित की गई है। 29 का आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से कौन संविधान सभा के लिए गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। ठीक है, देखिए, प्रारूप समिति इसका मेन काम था संविधान का प्रारूप तैयार करना, ड्राफ्ट तैयार करना। और संविधान समिति प्रारूप समिति का आप गठन देखेंगे तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसमें कुल 7 सदस्य थे। ठीक है, तो सवाल है कि कौन इसमें शामिल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वे इसमें शामिल नहीं थे। आंसर हो जाएगा इसका सी। बाकी आप देखेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, फिर एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के ए मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, टीटी कृष्णामाचारी, ये सभी इसके सदस्य थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें शामिल नहीं थे। निम्न में से किस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने का क्या प्रावधान है, किस आधार पर हटाया जा सकता है। तो यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार। ठीक है, और इसका संविधान में जो उल्लेख किया गया है यही 2 प्रावधान दिए गए हैं। और इनको हटाने से संबंधित प्रावधान अगर लोकसभा में लाया जाता है तो लोकसभा में कुल 100 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए प्रस्ताव पर। और अगर राज्यसभा में हटाने से संबंधित प्रस्ताव आता है तो राज्यसभा के कुल 50 सदस्यों की सहमति, स्टार्टिंग में जो प्रस्ताव आता है हटाने से संबंधित, उस प्रस्ताव पर 50 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए राज्यसभा के संदर्भ में और 100 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए लोकसभा के संदर्भ में। इसके बाद वह प्रस्ताव आएगा, प्रस्ताव लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा में उपराष्ट्रपति प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे, फिर उस पर चर्चा की जाएगी, कमेटी गठित होगी, फिर संसद से प्रस्ताव पारित होगा। वो विशेष प्रावधान है। ठीक है, लेकिन मेन आधार जो है दुर्व्यवहार और सिद्ध कदाचार। 31 का आंसर बी। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है परिसीमन आयोग से संबंधित। पहला है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बिल्कुल सत्य है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं, यह भी सत्य है। इसके आदेशों पर केवल सर्वोच्च न्यायालय में विचार किया जा सकता है, गलत है। इसके आदेश को न्यायिक चुनौती दी नहीं जा सकती है। ठीक है, परिसीमन आयोग के निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, चाहे वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही क्यों ना हो। तो तीसरा नंबर ऑप्शन गलत है। तो इसका कौन सा सही है, 1 और 2 सही है। आंसर हो जाएगा इसका बी। देखिए, अभी तक आप देखेंगे आज़ादी के बाद से भारत में कुल 4 परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। 1952 में, 1962 में, 1972 में और 2002 में। 1952, 1962, 1972 और 2002 में परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। ऐसा कहा जा रहा है कि अभी केंद्र सरकार के द्वारा अगर जनगणना कराई जाती है तो जनगणना के पश्चात फिर से परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। और वह जो परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा, वह जो नए 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है उसको भी उसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो 32 हो गया। अब आइए 33 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने सामाजिक न्याय को मूल ढांचे का तत्व स्वीकार किया है। किस वाद के तहत सामाजिक न्याय मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, एसआर बोम्बई बनाम
एसआर बोम्बई मामला 1994 इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सामाजिक न्याय जो है वह मूलभूत ढांचे के तत्व के अधीन आता है। और इसके अलावा आप एसआर बोम्बई के तहत देखेंगे तो संघवाद को भी मूल ढांचा घोषित किया गया है, पंथ निरपेक्षता को भी मूल ढांचा एसआर बोम्बई मामले के तहत ही घोषित किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर और अन्य ऑप्शन देख लेंगे तो और ऑप्शन में देखें तो इंदिरा साहनीवाद 1992, इंदिरा साहनीवाद के तहत रूल ऑफ लॉ कानून के शासन को मूलभूत ढांचा घोषित किया गया है। मिनर्वा मिल्स 1980, इसके तहत कहा गया है कि मूलभूत ढांचा में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद, इसके तहत कहा गया है कि निष्पक्ष चुनाव ही मूल ढांचे के अंतर्गत आएगा, निष्पक्ष चुनाव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन अनुच्छेद 344 के अंतर्गत गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? ठीक है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 344 के तहत, और 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट को सौंपा था। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। 34 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति माननीय राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और आर्टिकल इससे संबंधित कौन सा है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 243 राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है। 35 का आंसर बी। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण की अधिकतम सीमा को 50% निर्धारित कर दिया गया है? ठीक है, देखिए यह महत्वपूर्ण है। अधिकतम सीमा को अभी हाल ही में या न्यूज में रहा था, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा जो 65% आरक्षण की सीमा निर्धारित की गई थी उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के निर्णय पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया। तो आपको जानना जरूरी है कि आखिर न्यायालय आरक्षण की जो सीमा है 50% किस निर्णय के तहत दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा साहनी मामला 1992। इसमें कहा गया था कि आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और बिहार सरकार ने क्या किया? 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया। ठीक है, इसीलिए पटना हाईकोर्ट ने इस निर्णय को रद्द कर दिया है, और इसके निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के द्वारा चुनौती दी गई है। 36 का आंसर हो जाएगा डी। 37, निम्न में से किन की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा किन की नियुक्ति की जाएगी? कैग नियंत्रक लेखा परीक्षक सही है। वित्त आयोग का अध्यक्ष, यह भी सही है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, यह भी सही है। देखिए यहाँ पर नीति आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर होगा, ठीक है, अभी वर्तमान समय नरेंद्र मोदी हैं, तो ऑटोमेटिक जो प्रधानमंत्री के पद पर बैठेगा वे पदेन अध्यक्ष नीति आयोग का हो जाएगा। ठीक है, तो 3 इसका आंसर नहीं होगा। तो राष्ट्रपति की किनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो 1, 2 और 4 की नियुक्ति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 37 का आंसर सी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को दर्शाता है? तो आप देखिए, राज्य के कल्याणकारी स्वरूप का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 38 में किया गया है, और आर्टिकल 38 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। 38 का आंसर हो जाएगा सी। म्युनिसिपल बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? म्युनिसिपल बॉन्ड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही नहीं है। क्यों? क्योंकि म्युनिसिपल बॉन्ड को सर्वप्रथम बेंगलुरु नगर निगम के द्वारा लाया गया था, बेंगलुरु महानगर पालिका के द्वारा लाया गया था 1997 में। ठीक है, बाकी इस तीनों ऑप्शन इसके सही हैं कि 3 वर्ष के लिए जारी की जाती है, टैक्सेशन में छूट दी जाती है, और विकासात्मक योजनाओं के लिए वित्त प्राप्ति का माध्यम है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसका ए। वित्तीय आपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वित्तीय आपातकाल, बताइए आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? सही कथन को हम लोग को बताना है। पहला, इसकी उद्घोषणा के 2 माह के भीतर संसद के द्वारा इसका अनुमोदन आवश्यक है। बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए आप कुछ बात को गौर करिए। आर्टिकल 352 के तहत अगर आपातकाल लगाया जाता है तो 30 दिन के अंदर सदन की अनुमति मिल जानी चाहिए। आर्टिकल 365 के अंतर्गत अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो 60 दिन के अंदर सदन की अनुमति मिलनी चाहिए, और आर्टिकल 360 के तहत अगर आपातकाल लगाया जाता है तो भी 60 दिन के अंदर सदन की अनुमति मिल जानी चाहिए। तो पहला नंबर ऑप्शन इस दृष्टिकोण से सत्य है। दूसरा, इसे आप लोग याद रखेंगे। दूसरा, संसद के द्वारा अनुमोदन के बाद इसे अनिश्चित काल तक जारी रखा जा सकता है, यह भी सत्य है। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों सही है। 40 का आंसर हो जाएगा सी।
हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 206 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया गया। यह किस राज्य में अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश में इसका अनावरण किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी। भारत का 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया। निम्न में से कौन सा इस दिवस का विषय था? यानी कि मतदाता दिवस 25 जनवरी 2024 को मनाया गया, उसका थीम क्या था? जिसका थीम था ऑप्शन नंबर सी, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार के द्वारा गठित 16वें वित्त आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है? देखिए 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पानगडिया को बनाया गया है। और यहाँ पे सचिव पूछा गया है तो सचिव होगा ऋत्विक रंजनम पांडे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यह जो कहा गया सरकार के द्वारा कि 31 अक्टूबर 2025 ईस्वी तक ये अपनी रिपोर्ट को सौंप दे और 1 अप्रैल 2026 से लेकर आगामी 5 वर्षों के लिए इसकी सिफारिशों को लागू किया जाएगा। ठीक है, तो यह है 16वें वित्त आयोग, 43 का आंसर ए। हाल ही में इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स द्वारा हेविसियोर टीके को लॉन्च किया गया है। निम्न में से किस बीमारी की रोकथाम में यह प्रभावी है? तो हेविसियोर टीका जो है वह हेपेटाइटिस ए के लिए पहला स्वदेशी वैक्सीन है, हेपेटाइटिस ए से संबंधित है। तो 44 का आंसर हो जाएगा ए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का महिला एकल खिताब निम्न में से किस खिलाड़ी ने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब आर्याना सावालेंका ने जीता है। 45 का आंसर हो जाएगा बी। 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार ओपेनहाइमर को दिया गया है। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? यानी कि ओपेनहाइमर के निर्देशन ओपेनहाइमर के डायरेक्टर कौन है? योर्गेस लैंथिमोस। इसका 46 का आंसर हो जाएगा सी। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के अंतर्गत निम्न में से किन शहरों को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के तहत इंदौर और सूरत को नंबर 1 पर सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड दिया गया है। 47 का आंसर हो जाएगा ए। 48 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कि कौन सा युग्म गलत है उसे बताना है। तो देखिए पहला नंबर ऑप्शन है फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी दलवीर सिंह सुहाग, यह गलत है। फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जो है पूर्व थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने की रचना है। मनोज मुकुंद नरवाने की रचना है। ठीक है, बाकी ये तीनों ऑप्शन देखेंगे वह सत्य है। संस्कृति के आयाम मनोरमा मिश्रा सत्य है। गांधी लाइफ इन 3 कैंपन्स एमजे अकबर और नटवर सिंह सत्य है। असम ब्रेव हार्ट लचित बोरकुफन अरूप कुमार दत्ता ये सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है। 48 का आंसर ए। हाल ही में प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का संबंध है घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाना। 49 का आंसर हो जाएगा ए। WHO के द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्थान को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए WHO के द्वारा किस संस्थान को नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो निमहंस बेंगलुरु को, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को। 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 51 नंबर सवाल है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आप देखेंगे तो धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता का जिक्र है, लेकिन प्रतिष्ठा जो है वह समानता से जुड़ा हुआ है। क्या कहा गया प्रस्तावना में कि प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता को बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो प्रतिष्ठा की चर्चा समानता के संदर्भ में की गई है और स्वतंत्रता के संदर्भ में धर्म, अभिव्यक्ति और विश्वास की चर्चा की गई है। तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध यूएसए के संविधान से लिया गया है? यूएसए के संविधान से कौन सा उपबंध लिया गया है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी को देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो है वह भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी। बाकी अन्य प्रावधान देखिए जैसे विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी मुझे नहीं मिल पाया क्लियर कहीं पर भी, इसीलिए मैं इसको नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, विधायिका में अध्यक्ष का पद, अगर आपको जानकारी हो इसके बारे में, स्पष्ट जानकारी हो तो आप लोग जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो इसका 52 का आंसर हो जाएगा सी।
अगला है निवारक नजरबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितनी अवधि तक कारावास में रखा जा सकता है। तो निवारक निरोध के अंतर्गत अधिकतम 3 माह की अवधि तक कारावास में रखा जा सकता है। 3 महीने के बाद अगर कारावास में रखने का कोई प्रस्ताव ऐसा हो तो सलाहकार बोर्ड से परामर्श सलाहकार बोर्ड की अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ऐसे अमूमन 3 माह तक रखा जाता है। 53 का आंसर सी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ठीक है, पहला, एक तरफ है राज्य, दूसरे तरफ है गठन का वर्ष। गुजरात 1960 बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र 1961 गलत है। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों का गठन 1960 में किया गया था, तो पहला सही है, दूसरा नंबर गलत है। पंजाब 1965 यह भी गलत है। पंजाब 1966 और हरियाणा 1966। ठीक है, तो पहला सही है और चौथा सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल है कि कौन सा सही है, तो पहला और चौथा सही था, आंसर हो जाएगा इसका बी। उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है, इसे बताना है। पहला, यह संविधान एवं मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। बिल्कुल, माननीय सर्वोच्च न्यायालय संविधान और मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। दूसरा, इसे अपने निर्णयों के न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है। बिल्कुल सत्य है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों में यह अंतिम व्यवस्थापक है, यह भी सत्य है। आर्टिकल 143 के अंतर्गत इसके द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है, यह गलत है। अभी हमने ऊपर चर्चा में बताया कि सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने और न देने के लिए बाध्य नहीं है, स्वतंत्र है वह, और राष्ट्रपति भी सलाह मानने और न मानने के लिए स्वतंत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है, सही कथन को बताना है। इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना है, सत्य है। यह न्यायपालिका के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यह भी सत्य है। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायपालिका लागू नहीं कर सकती, इन्फोर्स नहीं कर सकती। संसद निदेशक तत्वों को लागू करने हेतु मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, यह स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट होगा। लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला, इस समिति का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में, यहाँ सार्वजनिक सेवा लिखना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि पब्लिक अकाउंट है। लोक लेखा समिति को इंग्लिश में कहा जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक का मतलब सार्वजनिक लिखना ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि सरकारी। सार्वजनिक सेवाओं में वित्तीय अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित करना है, सत्य है। यदि किसी मंत्री को समिति का सदस्य नियुक्त किया जाता है तो वह स्वतः ही समिति का अध्यक्ष होगा। देखिए, मंत्री को समिति का सदस्य बनाया ही नहीं जाता है। ठीक है, नहीं, मंत्री अगर समिति का सदस्य बनते भी हैं तो वह स्वतः ही इस समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे, गलत है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, जो लोकसभा के सदस्य होंगे उनमें से। ठीक है, जो भी सदस्य होंगे उनमें जुड़े हुए लोक लेखा समिति में, उनमें से चुना जाएगा। तो दूसरा गलत है। तीसरा, राज्यसभा के सदस्य सह सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि इनमें 22 सदस्य होते हैं। 22 में से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, यानी कि राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा कथन सही है? 1 और 3 सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी, 57 का बी। 58, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता की विशेषता नहीं है? कौन धर्मनिरपेक्षता की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी को पढ़िए। ऑप्शन नंबर डी में है धर्मों में राज्य सत्ता के सैद्धांतिक हस्तक्षेप की अनुमति नहीं, यह गलत है। आप देखेंगे कि यहाँ पर सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन वह हस्तक्षेप जो है वह पक्षपाती नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू धर्म में ज़्यादा हस्तक्षेप करें और इस्लाम में नहीं, आप इस्लाम धर्म में ज़्यादा हस्तक्षेप करें हिंदू में नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सभी धर्मों को समान व्यवहार करना होगा। सरकार के द्वारा सभी धर्मों के साथ एक समान ट्रीट की जाएगी, चाहे किसी धर्म के लोग हों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित है, इसका आंसर हो जाएगा ए। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के पश्चात निम्न में से किसने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में दायित्वों को संभाला था? देखिए, फखरुद्दीन अली अहमद के बाद बीडी जती राष्ट्रपति बने थे और ये 5 महीने तक राष्ट्रपति पद पर रहे। फखरुद्दीन अली अहमद के बाद फिर बीडी जती के बाद नीलम संजीवा रेड्डी, उसके बाद फिर ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, ये क्रम चलता है। ठीक है, तो फखरुद्दीन अली अहमद के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने? बीडी जती बने 5 महीनों के लिए। उसके बाद फिर 1977 में नीलम संजीवा रेड्डी बने। तो 60 का आंसर हो जाएगा ए।
निम्न में से किन आधारों पर सरकार के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है? अब भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, आर्टिकल 25 क्लॉज 2 में, आर्टिकल 25 क्लॉज 2 आप देखेंगे तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार, इन 3 आधारों पर धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? अब पहले इतना जान लीजिए, देखिए भारतीय नागरिकों को प्राप्त आर्टिकल हैं आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। ये 5 आर्टिकल जो है सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इन 5 के अलावा जो आर्टिकल होगा वह भारत के साथ साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त होगा। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। विधि के समानता कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 14। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 16। धर्म, मूल, वंश, जाति आदि के आधार पर विभेद कहाँ पर है? आर्टिकल 15। अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण आप देखेंगे तो ये आर्टिकल 29 और 30 में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑप्शन देकर आप खुद ही बताइए यहाँ पर है कि कौन कौन गैर नागरिकों को प्राप्त है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 5 आर्टिकल सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। इन 5 के अलावा जो भी आर्टिकल होगा वह गैर नागरिकों को प्राप्त होगा। तो है 29, 30, तो ये तो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। यहाँ पर आर्टिकल 15 यह भी सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। यह है आर्टिकल 16 यह भी सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। लेकिन आर्टिकल 14 जो है वह भारतीय के साथ साथ गैर भारतीय नागरिकों को भी प्रदान की गई है। तो 62 का आंसर हो जाएगा ए। कारण और कथन, ठीक है, आप इसको आंसर बताइए। कारण और कथन। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, बिल्कुल सत्य है। सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है, सत्य है। और इसी के तहत मौलिक अधिकार के संरक्षक होने के कारण, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका ए, 63 का ए। 64, निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन आयोग के कार्यों में सम्मिलित हैं? निर्वाचन आयोग के कार्य कौन कौन से हैं? राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना सही है। निर्वाचन के समय आदर्श आचार संहिता लागू करना, यह भी सही है। संसद सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर राष्ट्रपति को सलाह देना, यह भी सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में स्थानों को 2026 तक यथावत रखा गया है? तो 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में सीटों की संख्या जो है वह ज्यों का त्यों बना रहेगा। अभी जितनी है 2026 तक उतनी ही रहेगी। 2026 के बाद जब परिसीमन आयोग का गठन होगा तो उसमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो 84वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है आप समझ चुके हैं। अगर 86वां के बारे में देखा जाए तो राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की चर्चा की गई है। 89वां संविधान संशोधन शेड्यूल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग को सेपरेट करने से संबंधित है। 91वां संविधान संशोधन, इसके तहत मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित कर दिया गया, 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 65 का आंसर ए। भारतीय संविधान में उल्लिखित अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से, आंसर हो जाएगा 66 का ए। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप का उल्लेख है? तो इनका देखेंगे आप तो शपथ प्रतिज्ञा की जो चर्चा है वह 3रे अनुसूची में किया गया है। ठीक है, पहला अनुसूची तो संग्रह क्षेत्र से संबंधित है। दूसरा अनुसूची जो है वह प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से संबंधित है। और तीसरा जो है वह शपथ प्रतिज्ञान से संबंधित है। फिर चौथा में क्या है? राज्यसभा में सदस्यों की संख्या का जिक्र किया गया है। तो इसका आंसर 67 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक प्रावधान सशक्त केंद्र की स्थापना करते हैं? ठीक है, सशक्त केंद्र की स्थापना कौन सा संवैधानिक प्रावधान करता है? राज्यपाल की नियुक्ति, बिल्कुल सही है, राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। आपातकालीन प्रावधान, यह भी सत्य है, इसमें केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई है। आपातकाल कब लगाना है, कब हटाना है, ये सब केंद्र की शक्तियाँ हैं। राज्यों का अस्तित्व संसद पर निर्भर, यह भी सही है। संसद एक से अधिक राज्यों को विघटन कर सकती है, एक राज्य को एक से अधिक भागों में बांट सकती है, सीमा प्लस माइनस कर सकती है, सब अधिकार संसद को है। आय के प्रमुख साधनों पर केंद्र का नियंत्रण, यह भी संघीय ढांचे के तहत एकीकृत व्यवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। तो सशक्त केंद्र की स्थापना ये चारों आर्टिकल कर रहे हैं, आंसर हो जाएगा इसका डी।
महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? महान्यायवादी के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, राष्ट्रपति को वैधानिक सलाह देता है, गलत है। महान्यायवादी जो है वह केंद्र सरकार, भारत सरकार को, केंद्र के जगह पे भारत सरकार वर्ड यूज करना ज़्यादा बेहतर होगा, भारत सरकार को यह कानूनी परामर्श देता है, ठीक है, ना कि राष्ट्रपति को। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होना चाहिए, बी गलत है। 70, विधान परिषद की बैठकों के लिए निर्धारित गणपूर्ति निम्नलिखित में से कितनी है? तो गणपूर्ति में देखेंगे कम से कम 10 सदस्य या कुल सदस्यों का दशमांश जो भी अधिक हो वह गणपूर्ति के दायरे में आएगा। 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अनुसूची 4 में संशोधन से संबंधित विधेयक को निम्न में से किस विधि के द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है? अनुसूची 4, अब अभी हमने बताया अनुसूची 4 में क्या कहा गया है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके संख्या की बात की गई है, विभिन्न राज्यों में राज्यसभा के सदस्यों की चर्चा है, ठीक है। तो इसके पारित किया जाना, इससे संबंधित विधेयक को किस आधार पर पारित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी देखिए, चूंकि हमने बताया था अभी कि अगर संघीय ढांचा को प्रभावित करता है तो विशेष बहुमत से उसे पारित किया जाना अनिवार्य है। और राज्यसभा की जो सदस्यता की चर्चा है, तो चूंकि इसमें राज्य से चुने जाते हैं सदस्य, तो हमारे संघीय ढांचा को प्रभावित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत और आधे या आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों का अनुसमर्थन होना चाहिए इसमें संशोधन के लिए। 71 का आंसर डी। निम्नलिखित में से 4 युग्म में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? कितने युग्म सही सुमेलित हैं? पहला, भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र सही है, आर्टिकल 244 और 244 ए इससे संबंधित है, पहला सही है। दूसरा, संघ राज्य के बीच विधायी संबंध भाग 11 सही है। भाग 12 में राज्य क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य सगामा, ये गलत है। यह भाग 12 में जो है केंद्र राज्य वित्त संबंध की चर्चा है, वित्तीय संबंध, और यह जो है वह भाग 13 में आता है, तो तीसरा गलत हो गया। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवा, यह सही है। तो कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो ए सही है, बी सही है, डी सही है। तो इनमें से 3 युग्म सही सुमेलित हैं, आंसर हो जाएगा 3 युग्म, ठीक है, सी। निम्नलिखित गैर संवैधानिक निकायों को उनके गठन के आधार पर व्यवस्थित करिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को बताइए, ठीक है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, कब इसका गठन हुआ? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में। केंद्रीय सूचना आयोग बताइए, राइट टू आरटीआई कब आया है? राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में, और उसी समय केंद्रीय सूचना आयोग का भी गठन हुआ। राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण 2009, ठीक है। अब इसको कालानुक्रम रूप में हमें व्यवस्थित कर देना है। तो सबसे पहले होगा 1, उसके बाद होगा 2, उसके बाद होगा 3, उसके बाद होगा 4, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी नागरिक को मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का उपबंध किया गया है? तो आप आर्टिकल 326 देखिए, 326 में स्पष्ट रूप से कहा गया नागरिकों वयस्क मताधिकार की चर्चा है, ठीक है। आर्टिकल 325 में कहा गया है कि धर्म, जाति, वंश, लिंग आदि के आधार पर आपका नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज किए जाने से मना नहीं की जाएगी। आर्टिकल 327 देखेंगे, कहा गया है कि राज्य विधानमंडल के चुनाव से संबंधित कानून बनाने की संसद की शक्तियां, और आर्टिकल 328 में कहा गया है राज्य विधानमंडल से संबंधित कानून बनाने से संबंधित राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधी कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल को होगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति पर महाभियोग को प्रारंभ करने का आधार कौन सा है? यानी कि राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लाया जाएगा तो कौन सा आधार उसको बनाया जाना चाहिए? तो संविधान का अतिक्रमण। राष्ट्रपति पर महाभियोग की एकमात्र जो वर्ड जिसका यूज किया गया है संविधान का अतिक्रमण, और इसी आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाई जा सकती है, आंसर बी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन ए और कथन आर। पहला, राज्यपाल को ऐसे किसी मामलों में क्षमादान की शक्ति नहीं है जिसमें मृत्युदंड दिया गया हो। बिल्कुल सत्य है। राज्यपाल उन्हीं विषयों पर क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, सही है। और इसके अलावा जो भी होगा उस पर इसका क्षमादान की शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। तो एक दूसरे से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ए में देखिए क्या है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो आंसर ए। अगला,
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी? देखिए आर्टिकल 141 को आप देखिए, आर्टिकल 141 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी। उसके निम्न जितने भी न्यायालय होंगे उन पर बाध्यकारी होगा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। 77 का बी। निर्वाचन की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में निम्न कथन पर विचार करें। ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ये आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो निर्वाचन की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से संबंधित अगर देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट, मतदाता प्रत्याशी के स्थान पर दल को मत देते हैं, बिल्कुल सही है। दल को प्राप्त मतों के अनुपात में विधायिका में सीटें आवंटित की जाएगी, यह भी सत्य है। तीसरा, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि का चयन किया जाएगा, यह गलत है। ठीक है, सर्वाधिक मत पाने वाला व्यक्ति विजयी होता, गलत है। इसको कहा जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, और यहाँ पे पूछा गया है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो ये दोनों गलत हैं, 1 और 2 सही है, आंसर हो जाएगा इसका ए। सार्वजनिक उद्यम समिति के बारे में निम्न कथन पर विचार करें। सार्वजनिक उद्यम समिति, इसका गठन जॉन मथाई समिति के सुझाव पर किया गया, गलत है। इसका गठन सार्वजनिक उद्यम समिति 1964 में किया गया है कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पे। ठीक है, पहला गलत। दूसरा, यह सार्वजनिक उद्यमों के संदर्भ में कैग के प्रतिवेदन की जांच करता है, सही है। यदि कोई मंत्री इस समिति का सदस्य चुना जाता है तो स्वतः समिति का अध्यक्ष होता है, गलत है। इसमें मंत्री सदस्य नहीं होते हैं। तो कौन सा कथन सही कह रहा है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर केवल बी सही है, केवल 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। इस कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये की कमी करने का प्रस्ताव किया जाता है। इसका उद्देश्य किसी विशिष्ट शिकायत को प्रकट करना होता है जो सरकार के उत्तरदायित्व के क्षेत्र में हो। बताइए उपर्युक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस कटौती प्रस्ताव को संदर्भित करती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सांकेतिक कटौती। इसमें 100 रुपये की कमी की जाती है, इतना आप कोडवर्ड से याद रखिए। सांकेतिक कटौती के अंतर्गत 100 रुपये की कमी की जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत उपबंधित किए गए हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन आता है? पहला, बाटों और मापों का मानकीकरण, यह जो है वह संघ सूची का विषय है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, सही है। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बिल्कुल ये केंद्र का विषय है। और ट्रेड यूनियन, यह भी ये सभी समवर्ती सूची के विषय हैं। ठीक है, पहला संघ सूची का विषय है, बाकी तीनों समवर्ती सूची के विषय हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? प्रश्न है कि समवर्ती के अंतर्गत कौन आते हैं, तो 2, 3 और 4, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। लेखानुदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। देखिए, लेखानुदान भारतीय संविधान के आर्टिकल 116 से संबंधित है, तो इसके बारे में कौन सा कथन सही है? सही कथन को बताना है। पहला, इसमें केवल सरकार के द्वारा वहन किए जाने वाले व्यय को सम्मिलित किया जाता है, सही है। इसके अंतर्गत कर व्यवस्था में किए जाने वाले परिवर्तन को समाहित नहीं किया जाता है, यह भी सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा संसदीय कार्रवाई के अंतर्गत प्रदत्त व्यवस्था आधे घंटे की चर्चा का उद्देश्य है? यानी कि आधे घंटे की चर्चा जो की जाती है संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत, उसका क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य है? ठीक है, तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है किसी ऐसे प्रश्न से उत्पन्न होने वाले विषय पर चर्चा जिसका उत्तर सदन में दिया जा चुका हो, उस पर आधे घंटे की चर्चा की जाती है। तो 83 का आंसर हो जाएगा डी। देखिए, आप लोग पार्लियामेंट चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लें। पार्लियामेंट बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, संसदीय विधायक वहाँ पे क्या प्रक्रिया है, ठीक है, प्रश्न पूछने का क्या तरीका है, तारांकित प्रश्न, अतारांकित, अल्प सूचना के प्रश्न, इन सभी को अच्छे से आप लोग मतलब जो संसदीय प्रक्रिया है उसको कंप्लीट कर ले। अगला है, निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने का प्रावधान किया गया? अभी भी हमने संभवतः ऊपर डिस्कस किया था। 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। 84 का आंसर डी। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? सही कथन को बताना है। लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित, राज्यसभा के किसी सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष चुना जा सकता है, किंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा की सदस्यता लेनी होगी। यह कथन गलत है।
यदि उसे हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो उसे संकल्प पर प्रथमता मत देने का अधिकार है। बिल्कुल सही है, वो मत तो दे सकता है लेकिन वह निर्णायक मत नहीं दे सकता। आप लोग याद रखेंगे, मत और निर्णायक मत में अंतर है। निर्णायक मत का मतलब होता है कि अगर टोटल 20 सदस्य उपस्थित हैं और 10 इसके पक्ष में और 10 इसके फेवर में हैं, तो ऐसी स्थिति में जो अध्यक्ष पीठासीन पदाधिकारी होता है उसके एक वोट से डिसीजन होगा कि किस ओर फैसला होना चाहिए, पक्ष या विपक्ष में। तो यहाँ जो मतदान किया जाएगा उसे निर्णायक मत कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत नहीं देगा, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो स्वाभाविक है लोकसभा अध्यक्ष किस ओर जाएंगे कि हमें अयोग्य ना घोषित किया जाए, इस ओर जाएंगे। तो यहाँ पे पक्षपाती होगा, इसलिए निर्णायक मत नहीं दी जाती। तो दूसरा सही है। तीसरा, अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा के द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है, गलत है। विशेष बहुमत इसके लिए चाहिए। ठीक है, तो केवल 2 सही है, इसका आंसर हो जाएगा 85 का बी। निम्नलिखित कितने युग्म इनमें से सही सुमेलित है? एक तरफ है राज्य, दूसरी तरफ विधान परिषद सदस्यों की संख्या। कितने युग्म सही सुमेलित है? पहला, आंध्र प्रदेश सदस्यों की संख्या 58 सही है। कर्नाटक सदस्यों की संख्या 60 गलत है। कर्नाटक के विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। बिहार में 75 सही है। कर्नाटक में 80 गलत है। महाराष्ट्र में 78 विधान परिषद में सदस्य हैं। तो इसमें कितने युग्म सही सुमेलित हैं? 3 में से 2 सही है, 2 गलत हैं। ठीक है, देखिए विधान परिषद वर्तमान समय में 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन हो 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, इनमें 4 राज्य तो यहाँ पे हो गया, इसके अलावा तेलंगाना है और बिहार है। ठीक है, 86 का आंसर बी। अब आइए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, सही कथन इसमें बताना है। पहला ऑप्शन देखिए, राष्ट्रीय आपात के दौरान न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार नहीं करेंगे, गलत। न्यायपालिका बिल्कुल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार करेगी, चाहे वह आपातकाल का दौर हो या सामान्य परिस्थिति हो। पहला गलत हो गया। दूसरा, राष्ट्रीय आपात के दौरान अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार निलंबित हो जाता है, गलत है। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर शेष मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं और आर्टिकल 20 में ही कहा गया है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो यह निलंबित नहीं होता है। इसको छोड़कर हर कोई निलंबित हो जाएगा। तो दूसरा भी गलत है। तो कौन सा सही है? तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। न तो 1 सही है, नहीं 2 सही है। अब आइए 88, स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। स्थगन प्रस्ताव पर विचार करना है। पहला, यह केंद्रीय सरकार के कार्यकारण अथवा असफलता से संबंधित होता है, बिल्कुल सही है। इसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता, यह भी सही है। इसे सिर्फ लोकसभा में लाया जाएगा और इसे लाने के लिए 50 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। तो दोनों कथन सही हैं, आंसर हो जाएगा इसका सी। निम्न में से कौन से अधिकार आर्टिकल 21 के तहत भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकारों में सम्मिलित हैं? आर्टिकल 21 के तहत, आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ, जीवन जीने के अधिकार। एक गरिमामयी जीवन जीने के लिए जो भी महत्वपूर्ण अधिकार चाहिए वो आर्टिकल 21 के तहत है। तो धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिल्कुल सही है। पर्वतीय क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार बिल्कुल सही है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और राज्य के बाहर ना जाने का अधिकार, चारों इसके ऑप्शन सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 89 का डी। अल्प सूचना के प्रश्न के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अल्प सूचना के प्रश्न के बारे में विचार करना है। अल्प सूचना के प्रश्न, पहले आप इतना जान लीजिए कि न्यूनतम पहले जो है वह 10 दिन पहले नोटिस देकर अल्प सूचना के प्रश्न को पूछा जा सकता है। यह एक तारांकित प्रश्न होता है और इस पे मौखिक जवाब दिए जाते हैं और मौखिक जवाब के साथ साथ अनुपूरक प्रश्न भी इस पे पूछा जा सकता है। इतनी इसकी विशेषता है अल्प सूचना के प्रश्न की। अब देखिए, ये प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्व से संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही है। मौलिक उत्तर दिया जा सकता है, मौखिक उत्तर बिल्कुल सही है, अभी हमने बताया। इस पे अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, गलत है। इस पे बिल्कुल प्रश्न, जो भी प्रश्न मौखिक पूछा जाएगा उस पे अनुपूरक प्रश्न पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर 1 और 2 सही है, तीसरा नंबर गलत है, 90 का बी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत को स्थान मिला है 93rd और इसका स्कोर अगर पूछा जाएगा तो 39 इसका स्कोर है। कुल 180 देशों में से 93वां स्थान भारत को मिला है। अगर टॉप कंट्री देखा जाए तो नंबर 1 पे डेनमार्क है, नंबर 2 पे फिनलैंड है और नंबर 3 पे न्यूजीलैंड है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 91 का डी।
हाल ही में भारत और किर्गिज़स्तान के मध्य 11वां संयुक्त विशेष बल खंजर निम्नलिखित में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? तो खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिज़स्तान के बीच खंजर जो है वह बकलो हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन हुआ। 92 का आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में निम्न में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है? देखिए, भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे। ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल थे। तो दूसरे लोकपाल AM खानविलकर यानी कि अजय मानिकराव खानविलकर। 93 का आंसर हो जाएगा बी। 94, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरब सागर पर भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन किया है। इस पुल की लंबाई कितनी है? देखिए, जो सुदर्शन ब्रिज है इसका उद्घाटन द्वारका गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है। तो इस पुल की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2.32 किलोमीटर। WHO ने जनवरी 2024 में निम्न में से किस देश को मलेरिया मुक्त किया है? तो केप वर्डे को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। 95 का आंसर हो जाएगा सी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के द्वारा निम्न में से किसे वर्ष 2023 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2023 के लिए सम्मानित किया गया है पैट कमिंस को। 96 का आंसर हो जाएगा सी। फरवरी 2024 में ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 119वां सदस्य देश कौन बना है? लेटेस्ट यही है, 119वां सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का वह माल्टा बना है। आंसर हो जाएगा इसका बी। फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस देश को FATF की निगरानी सूची से बाहर कर दिया गया है? तो हाल ही में UAE को FATF की निगरानी सूची से बाहर कर दिया गया है। आंसर हो जाएगा इसका ए। हाल ही में नासा के द्वारा पेस मिशन को लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इस मिशन का उद्देश्य है? यानी कि पेस मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, महासागरों एवं वायुमंडल का अध्ययन। महासागरों एवं वायुमंडल के अध्ययन के लिए पेस मिशन नासा के द्वारा लॉन्च की गई है। आंसर हो जाएगा इसका डी। हाल ही में 1 करोड़ घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस योजना, यहाँ कसी लिखा हो, इसे किस योजना को प्रारंभ किया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। 100 का आंसर ए। पेशा अधिनियम 1996 PESA पंचायती राज एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज। ठीक है, कब आया पेशा अधिनियम? 1996 में आया था। यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधानों की इम्प्लीमेंटेशन के लिए 1996 में आया था। ठीक है, तो पेशा अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा को निम्न में से कौन सी शक्तियां प्रदान की गई है? खनन पट्टी के लिए अनुशंसा बिल्कुल सही है, ग्राम सभा की अनुमति लेना जरूरी है। वन उपज पर स्वामित्व भी ग्राम सभा को दी गई है। नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध और ग्रामीण हाट का प्रबंधन, ये सभी ग्राम सभा को प्रदान की गई है। आंसर हो जाएगा डी। विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या के आधे से अधिक नहीं होगी, यह कथन गलत है। विधान परिषद में आप देखेंगे तो न्यूनतम सदस्य 40 होने चाहिए और अधिकतम जो है वह आपके विधानसभा के सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आधे लिखा गया, 50% गलत है। परिषद के 1/12 सदस्य राज्यपाल के द्वारा नाम निर्देशित होते हैं, यह भी गलत है। 1/6 सदस्यों का मनोनयन माननीय राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। आंसर हो जाएगा इसका डी। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया? अभी हमने ऊपर जिक्र किया था राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। सवाल है दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को निर्वाचक मंडल में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 70वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 103 का आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किन स्थितियों में राष्ट्रपति के द्वारा सदनों को संयुक्त बैठक के लिए आहूत किया जा सकेगा? संयुक्त बैठक की चर्चा राष्ट्रपति आर्टिकल 108 में की गई है। अब बताइए किन परिस्थितियों में संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी? पहला, यदि विधेयक को दूसरे सदन के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हो, बिल्कुल सही है।
यदि विधेयक में किए गए संशोधनों के संदर्भ में दोनों सदस्य अंतिम रूप से असहमत हों, यह भी सही है। विधेयक को दूसरे सदन में प्रेषित किए गए 1 वर्ष बीत गए हों, गलत। 6 माह भी बीत गए हों तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, गलत है। यदि विधेयक को राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाया गया हो, यह भी गलत है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। और इतना और कुछ आप लोग ध्यान रखिए, साधारण आप देखेंगे कि संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित अगर कोई मामला हो तो वहाँ पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। धन विधेयक तो लोकसभा में लाया जाता है, इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान ही नहीं है। ये साधारण विधेयक पर इसका मेन प्रावधान है, तो 104 का आंसर हो जाएगा ए। लॉन्ग ऑप्शन दिया गया है। चलिए, निम्न में से कौन मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC की नियुक्ति के लिए गठित समिति में शामिल होते हैं? यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए 3 सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। पहला प्राइम मिनिस्टर, दूसरा लोकसभा में विपक्ष का नेता, और तीसरा PM के द्वारा नाम निर्देशित कोई कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। यानी कि PM विपक्ष का नेता और कैबिनेट मंत्री। एक PM विपक्ष का नेता 4 नंबर और प्रधानमंत्री के द्वारा कैबिनेट मंत्री 7 नंबर। 1 4 7 ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। आकस्मिक निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह राष्ट्रपति के व्ययाधीन रखी जाने वाली अग्रदाय प्रकृति की निधि है, सही है, और इस पे मंत्रिपरिषद का नियंत्रण होता है। संचित निधि पे किसका नियंत्रण होगा? संसद का नियंत्रण होगा। लेकिन आकस्मिक निधि पे मंत्रिमंडल का नियंत्रण होगा और राष्ट्रपति के व्यय के अधीन होता है। इसके व्यय के लिए संसद का पूर्व अनुमोदन आवश्यक नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, जब संसद का सत्र चलेगा तो संचित निधि से पैसा निकाल लेगा, लेकिन जब संसद का सत्र ही नहीं चलेगा और संसद का अधिकार है संचित निधि पे, तो फिर क्या काम होगा? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो फिर आकस्मिक निधि से वह पैसा निकलेगा। तो इसके लिए संसद का पूर्व अनुमोदन आवश्यक नहीं है, तो ये गलत हो गया। सॉरी, ये तो सही है, पूर्व अनुमोदन अनिवार्य नहीं है लिखा गया है, यह सही है। व्यय के पश्चात इसकी पूर्ति संचित निधि से की जाती है, यह भी सही है। तो तीनों सही है, आंसर डी। राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? महिला आयोग से संबंधित कौन सा कथन गलत है? पहला, इसमें एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं। देखिए, इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, यह तो सही है, लेकिन इसमें उपाध्यक्ष का प्रावधान नहीं है। उपाध्यक्ष के बजाय एक सचिव होता है, सहित 5 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो पहला गलत। यह अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है, या अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है, सही है। इसके अध्यक्ष या सदस्यों के केवल राष्ट्रपति के द्वारा पदच्युत किया जाएगा, गलत। केंद्र सरकार के द्वारा पदच्युत किया जाता है, ठीक है। इसके सदस्यों में अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों का होना अनिवार्य है, ठीक है, यह सही है। तो कह रहे कौन सही नहीं है? तो 1 और 3 सही नहीं है, आंसर हो जाएगा इसका ए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ है वाद, दूसरे तरफ है विषय, ठीक है। कौन से युग्म सही सुमेलित है, इसे बताना है। पहला, बेरुवारी यूनियन विवाद मौलिक अधिकारों का संरक्षण, गलत है। बेरुवारी यूनियन वाद यह प्रस्तावना से संबंधित है और इसके तहत कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, MC मेहता बनाम भारत संघ पर्यावरण संरक्षण की चर्चा है, सत्य है। लिली थॉमस बनाम भारत संघ दोष सिद्धि के पश्चात निर्वाचन की योग्यता, सत्य है। किहोतो होलोहन वाद दल बदल विरोधी कानून, यह भी सत्य है। तो कौन सा सत्य है? 2 3 4 सत्य है, 108 का डी। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? चुनाव से सुधार से संबंधित कौन सा समिति जो है इससे संबंधित नहीं है? तो देखिए, ताराकुंडा समिति चुनाव सुधार से संबंधित है, 1974 में इसका गठन हुआ है। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में गठन हुआ, यह भी चुनाव सुधार से संबंधित है। दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में गठित हुआ, यह भी चुनाव सुधार से संबंधित है। लेकिन लकड़ा वाला जो समिति है वह गरीबी से संबंधित है और इसका गठन 1993 में हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था का उपबंध किया गया है? इसका आर्टिकल आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 350A में। 110 का आंसर सी। निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में विशेष अधिकार दिए गए हैं? यानी कि लोकसभा जो है वह राज्यसभा से श्रेष्ठ किन परिस्थितियों में है?
पहला है उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का तरीका, या तो राज्यसभा को इसका विशेषाधिकार है, तो पहला तो गलत हो गया। राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करना, बिल्कुल लोकसभा को ज़्यादा अधिकार है, दूसरा सही है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, पुनः इसमें राज्यसभा को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, यह भी गलत हो गया। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना, यह लोकसभा सही है। तो कौन सा लोकसभा का विशेषाधिकार है? 2 और 4, 111 का आंसर बी। निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया? हमने कुछ दिनों पहले एक प्रैक्टिस से डिस्कस किया था, उसमें भी हमने बताया था 101 से लेकर 106 संविधान संशोधन तक हमने आपके साथ डिस्कस किया था। 104 जो संविधान संशोधन है, 104 संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में अब एंग्लो इंडियन सदस्यों को अब समाप्त कर दिया गया, मनोनयन नहीं होगा। इसके साथ साथ SC ST का जो रिजर्वेशन था उसको भी 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। दोनों काम 104 संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। 112 का आंसर हो जाएगा सी। भाषाई अल्पसंख्यक के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? भाषाई अल्पसंख्यक के बारे में कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में विचार करें। तो ऑप्शन आप लोग पढ़ लें, ऑप्शन पढ़कर निशान लगाएं। ऑप्शन नंबर इसमें आप लोग देखिए बी में कहा गया है कि संविधान के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यकों को संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में से किसी एक से संबंधित होना अनिवार्य है, ऐसा कोई प्रावधान का जिक्र नहीं किया गया है। 113 का आंसर हो जाएगा बी। अगर वे 8वीं अनुसूची में शामिल ही हो जाएगा तो भाषाई अल्पसंख्यक कैसे होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। पारिवारिक न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पारिवारिक न्यायालय, ठीक है, इनकी स्थापना पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के अंतर्गत की गई थी, बिल्कुल सत्य है। 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर या कस्बे में इसकी स्थापना अनिवार्य है, गलत है। इसकी आबादी जो होनी चाहिए 10 लाख प्लस, ठीक है। इसके निर्णयों के विरुद्ध केवल उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है, गलत है। इसके निर्णय के विरुद्ध सबसे पहले हाई कोर्ट जाना होगा। हाई कोर्ट को चैलेंज करने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो केवल उच्चतम न्यायालय में गलत है, तो इसका केवल एक सही है, 2 और 3 गलत हैं। 114 का आंसर हो जाएगा ए। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो सभी उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित पदाधिकारियों को वरीयता अनुक्रम में व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। वरीयता अनुक्रम से संबंधित है, ठीक है। पहले नंबर पे लोकसभा अध्यक्ष। देखिए लोकसभा अध्यक्ष अगर आप क्रम संख्या देखेंगे, सबसे ऊपर राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, ठीक है, फिर राज्यपाल, फिर भूतपूर्व प्रधानमंत्री, ये जो क्रम चल रहा होता है, तो इसमें आप छठे क्रम पे देखेंगे। छठे क्रम पे लोकसभा अध्यक्ष एंड CJI ये दोनों आते हैं छठे नंबर पे, ठीक है। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति ये 7वें नंबर पे क्रम में आते हैं। इसके बाद CJI को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को देखिए, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 9वें नंबर पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद 9 में आता है, 9 में कैग आते हैं, कैग के साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त, UPSC के अध्यक्ष, ये सब आते हैं, ठीक है। अब इसको कालानुक्रम रूप में वरीयता क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले 1 के बाद 2 के बाद 4 के बाद 3, 1 2 4 3। ऑप्शन याद रखें आप लोग, 1 2 4 3, 1 2 4 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी। आंसर हो गया इसका सी। अब आइए 117। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 के तहत विधि शब्द के अंतर्गत समाहित है? आर्टिकल 13 में कौन कौन आता है, ठीक है। तो आर्टिकल 13 में देखेंगे राज्यपाल के द्वारा पारित अध्यादेश सही है, वैधानिक प्राधिकरण के द्वारा जारी अधिसूचना सत्य है, केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए नियम सत्य है, जनजातीय समाज की प्रथाएं सत्य है, संवैधानिक संशोधन का इसमें कहीं भी जिक्र नहीं किया गया आर्टिकल 13 के अंतर्गत, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि इसका 117 का आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला है 118। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन को बताना है, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर वह राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, यह बिल्कुल सत्य है। दूसरा, संविधान के द्वारा उसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, गलत। संविधान के द्वारा आप देखेंगे तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है तो 65 वर्ष निर्धारित की गई है। अगर उच्च न्यायालय होता, हाई कोर्ट होता, तो यह उम्र होता 62 वर्ष, ठीक है। तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा,
उसके निष्कासन का प्रस्ताव लोकसभा के 100 सदस्यों के द्वारा समर्थित आवश्यक है, बिल्कुल सही है। लोकसभा के 100 सदस्यों का या फिर राज्यसभा में आप देखेंगे तो 50 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। तो तीसरा जो है सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं गलत। तो कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 118 का डी। 119 नंबर, संसद के किसी सदस्य के सदन की अनुमति के बिना लगातार सदन के सभी अधिवेशनों से निम्नलिखित में से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। बहुत आसान प्रश्न है, कई बार बीपीएससी में पूछा गया है और कई कंपटीशन में सवाल पूछा गया है। अगर कोई सदस्य 60 दिनों तक लगातार 2 महीने तक अब्सेंट रहते हैं, सदन से अनुपस्थित होते हैं, तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा बी। संसदीय राजभाषा समिति के संदर्भ में विचार करें। देखिए, संसदीय राजभाषा समिति आर्टिकल 344 में इसका जिक्र किया गया है। इसके बारे में अगर देखा जाए तो कुल 30 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 20, राज्यसभा से 10, ठीक है, कुल 30 सदस्य होते हैं। अब आइए, इसमें केवल लोकसभा के सदस्य सम्मिलित होते हैं, गलत है। हमने बताया कि 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, तो पहला तो गलत हो गया। भारत के गृह मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं, सत्य है। यह रिपोर्ट अपनी संसद को प्रस्तुत करती है, गलत है। राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, राष्ट्रपति। तो अगर इसमें सवाल है कि कौन सही है, तो केवल 2 नंबर सही है, ठीक है। 120 का केवल 2 नंबर सही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी, ठीक है। अगला, निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार को नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार की संज्ञा दी है। तो गोलकनाथ मामले, गोलकनाथ मामले में आप देखेंगे तो न्यायाधीश सुब्बा राव, नाम है न्यायाधीश सुब्बा राव, उन्होंने मौलिक अधिकार को नैसर्गिक और अप्रतिदेय अधिकार की संज्ञा दी है। 121 का आंसर हो जाएगा बी। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है, सही कथन को बताना है। राष्ट्रपति के द्वारा मांगे जाने पर सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा सलाह देना अनिवार्य है। अभी हमने जिक्र किया था, कोई अनिवार्य नहीं है और उच्चतम न्यायालय बाध्य भी नहीं है। किसी पूर्व संवैधानिक संधि अथवा समझौते पर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए उच्चतम न्यायालय बाध्य नहीं है, गलत। यह अपवाद है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई संविधान के लागू होने से पूर्व कोई संधि या समझौता हुआ हो तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए उच्चतम न्यायालय यहाँ पर बाध्य है। तो ये जो देखेंगे स्टेटमेंट यहाँ पे बाध्य नहीं है लिखा गया है, तो गलत हो गया, बाध्य है उच्चतम न्यायालय, ठीक है। यानी कि 1 और 2 दोनों गलत है। आप लोग ध्यान से देखेंगे आर्टिकल 143, इससे 2-3 सवाल मेरे ख्याल से इस सीरीज में डिस्कस किया गया है, ठीक है। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है, ठीक है। भारत की एकता अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखें, यह फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है। स्मारक और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, यह डीपीएसपी में आता है। यह फंडामेंटल ड्यूटीज में डीपीएसपी मेरे ख्याल से आर्टिकल 48 में इसका संबंध है, ठीक है। आप लोग एक बार देख लेंगे, आर्टिकल 48 होना चाहिए या 49, 2 में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। तो 123 में कौन सम्मिलित नहीं है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये डीपीएसपी में शामिल है, बाकी ये सब देखेंगे तो प्रस्तावना का हिस्सा है। 123 का आंसर बी। 124, किस प्रक्रिया के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पदच्युत किया जा सकता है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि लोकसभा सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। 124 का आंसर बी। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किन आयोग के सुझाव पर किया गया था। तो अंतर्राज्यीय परिषद, इसका गठन 1990 में किया गया है सरकारी आयोग की सिफारिश पर। आर्टिकल 263 अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है, ठीक है। तो सरकारी आयोग की सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में किया गया। आंसर हो जाएगा इसका ए। प्राक्कलन समिति के बारे में विचार करना है, कौन सा कथन सही है प्राक्कलन समिति से संबंधित। इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया, नहीं। देखिए, लोक लेखा समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में किया गया था। लेकिन प्राक्कलन समिति का जो गठन है, प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में जॉन मैथाई की सिफारिश पर, जॉन मैथाई समिति की सिफारिश पर की गई थी। पहला गलत। समिति के सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं प्राक्कलन समिति में, बिल्कुल सही है। इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य लोकसभा से चुन लिए जाते हैं। मंत्रिमंडल का कोई सदस्य नियुक्त नहीं किया जाता है, यह भी सत्य है। तो कौन सा कथन सही है, आंसर हो जाएगा इसका सी।
निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्माण से संबंधित अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे? संविधान निर्माण से संबंधित अल्पसंख्यक समिति का हेड जो थे वे वल्लभ भाई पटेल थे। इसका आंसर हो जाएगा डी। बाकी अब बी आर अम्बेडकर का देखेंगे तो ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है संविधान में वर्णित वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, न्यायालय की अवमानना के आधार पर इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्यायालय की अवमानना अगर आप करेंगे तो उस पर बैन लगाया जा सकता है। दूसरा, इसमें प्रदर्शन, विरोध और हड़ताल का अधिकार समाहित है। गलत है। हड़ताल का अधिकार, और हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत नहीं आता। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। आंसर 128 का ए। संविधान की छठी अनुसूची के संदर्भ में प्रशासनिक विशेषताओं, छठी अनुसूची के अंतर्गत प्रशासनिक विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन कौन सा है, इसे बताना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी जिलों का गठन सत्य है। राष्ट्रपति को स्वशासी जिलों की स्थापना और उनके क्षेत्रों के सीमा निर्धारण का अधिकार, देखिए गलत है। स्वशासी जिले की स्थापना का अधिकार तो माननीय राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन क्षेत्रों से संबंधित सीमा निर्धारण की बात आएगी तो सीमा निर्धारण का अधिकार राज्यपाल को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो यह आधा स्टेटमेंट सही है, आधा गलत है। इसका आंसर ये गलत है। संसद, राज्य, विधानमंडल का अधिनियम स्वशासी जिलों या परिषदों पर लागू नहीं होता है। सही है। जिला परिषद को अपने अधीन क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय व सड़कों के निर्माण का अधिकार है। सही है। तो कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी गलत है, 129 का बी। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा पंचायतों में महिलाओं के 1/3 आरक्षण का प्रावधान है? तो आरक्षण 243 डी में संबंधित है। आंसर हो जाएगा इसका ए। निम्नलिखित विभूतियों में से किसने बिहार के मुख्यमंत्री पद को 2 से अधिक बार सुशोभित किया है? देखिए, 2 से अधिक बार मुख्यमंत्री पद पे कौन रहे हैं, यहाँ पे ये सवाल पूछा गया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जगन्नाथ मिश्र और भोला पासवान शास्त्री इसके आंसर होंगे। देखिए, कुल 3 मंत्री, भोला पासवान शास्त्री, ठीक है, एक तो हो गए भोला पासवान शास्त्री, जगन्नाथ मिश्र, इसके साथ साथ राबड़ी देवी, ये सभी 2 से अधिक बार यानी कि 3 बार सीएम पद पर रह चुके हैं। हाल ही में नीतीश कुमार इन सब का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जगन्नाथ मिश्र और भोला पासवान आंसर होगा 131 का ए। बिहार में मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो बिहार में मानव अधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 को ईस्वी को की गई और इसका पुनर्गठन अगर पूछेगा मानवाधिकार आयोग का पुनर्गठन तो 26 जून 2008 को इसका पुनर्गठन किया गया। ठीक है, मानव अधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 को और इसका पुनर्गठन 26 जून 2008 को। पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू करने के समय बिहार का राज्यपाल कौन था? पहली बार राष्ट्रपति शासन जब लागू हुआ था जून 1968 से लेकर फरवरी 1969 तक, उस समय नित्यानंद कानूनगो राज्यपाल थे। और अगर सीएम पूछा जाए तो भोला पासवान शास्त्री उस समय सीएम थे। ठीक है, तो 133 का आंसर हो जाएगा डी। लेटेस्ट 2005 में राष्ट्रपति चुनाव, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन जो है लेटेस्ट 2005 में लगा है। ठीक है, 7 मार्च 2005 को। बिहार में ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? सही कथन को बताना है। पहला, ग्राम सभा की 1 वर्ष में कम से कम 3 बैठकों का होना अनिवार्य है। गलत। यहाँ पे 6 माह पे बैठक होती है और 1 वर्ष में 2 बैठक होना जरूरी है। पहला गलत हो गया। दूसरा, 50% महिलाओं के आरक्षण की बात है। सही है। इसके द्वारा मत्स्य पालन से संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। सत्य है। तो कौन सा सत्य है? 2 और 3 सत्य है। आंसर हो जाएगा इसका डी। निम्न में से किस तिथि को बिहार में पंचायती राज अधिनियम को लागू किया गया? बिहार में पंचायती राज अधिनियम 8 अप्रैल 2006 को लागू किया गया है। आंसर हो जाएगा सी। बिहार महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? महिला आयोग का गठन 1993 में किया गया था। इससे संबंधित अधिनियम 1990 में आया है। आप लोग ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष सहित इसकी अधिकतम संख्या 7 हो सकती है। बिल्कुल सही। अध्यक्ष सहित इसकी अधिकतम संख्या 7 हो सकती है, यह गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें होते हैं 1 + 1 + 3। यह अपना वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुत करता है। यह भी गलत है। यह अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को देगा, विधानसभा को नहीं। केंद्र में भी यही स्थिति है।
इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, सत्य है। तो केवल तीसरा सत्य है, आंसर हो जाएगा इसका बी। 137, बिहार के निम्नलिखित विधानसभा अध्यक्षों को उसके कालानुक्रम व्यवस्थित करिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष से संबंधित, चूंकि हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, नंद किशोर यादव विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं, तो ये प्रश्न प्रासंगिक है। तो देखिए, बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा जो हैं 1946 से 1962 तक विधानसभा अध्यक्ष पद पर रहे। लक्ष्मी नारायण सुधांशु 1962 से 1967 तक। रामदयालु सुंग 1937 से 42 पहले विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, और धनिक लाल मंडल 1967 से 1969। तो सबसे पहले जो है 3 नंबर वाले, सबसे पहले 3 नंबर दोनों में है। 3 नंबर के बाद कौन सा नंबर आएगा? 1 नंबर यहाँ पे, उसके बाद 2 और 4, इसका आंसर हो जाएगा सी। वर्तमान में बिहार में महिला थानों की संख्या कितनी है? तो महिला थानों की कुल संख्या 40 है और राज्य की पहला महिला थाना कहाँ पर? बिहार शरीफ में खोला गया था। आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, बिहार शरीफ राज्य का पहला महिला थाना खोला गया था। ठीक है, कुल महिला थानों की संख्या 40। पटना उच्च न्यायालय के संदर्भ में विचार करें, कौन सा कथन सही है? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना फरवरी 1919 में की गई है, बिल्कुल गलत है। पटना उच्च न्यायालय 3 फरवरी 1916 को इसकी स्थापना हुई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर हर्बर्ट इरिवंटम मेरेडिथ थे, यह भी गलत है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे एडवर्ड चौमियार पहले इसके मुख्य न्यायाधीश थे, एडवर्ड चौमियार। तो दोनों गलत है, इसका आंसर हो जाएगा डी। 17वें विधानसभा चुनाव 2020 में कितने महिला निर्वाचित हुई थी बिहार में? तो बिहार में कुल 26 महिलाओं का निर्वाचन हुआ था। 243 में से 26 सीटें महिलाओं ने जीती थी। 140 का आंसर ए। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर मेघालय का बर्निहाट है, इसका आंसर हो जाएगा ए। दूसरे नंबर पे बेगूसराय है और तीसरे नंबर पे ग्रेटर नोएडा है। ठीक है, तो आंसर इसका ए, आप लोग ध्यान रखेंगे। हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा बिहार के मोहम्मद हुसैन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार किस श्रेणी में प्रदान किया गया है? तो मोहम्मद हुसैन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में दिया गया। 142 का आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में सुर्खियों में रही पुस्तक नीम का शहद का लेखन किसके द्वारा किया गया? नीम का शहद राजवर्धन आजाद। 143 का आंसर हो जाएगा ए। इसका विमोचन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। ठीक है, भारत रंग महोत्सव 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत रंग महोत्सव 2024, इसका आयोजन गया जनपद में किया गया है, गलत है। इसका आयोजन भारत के कई सारे शहरों में किया गया है। बिहार में आप देखेंगे तो पटना में भी किया गया है, ठीक है, दिल्ली में भी किया गया है, तो कई सारे शहरों में किया गया, पहला गलत है। इसका ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को चुना गया, सत्य है। इसका विषय वसुधैव कुटुंबकम था, सत्य है। तो कौन सा कथन सही है? तो 2 और 3 सत्य है, पहला गलत था। 144 का डी। देखिए, यह सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हाल ही में पीएम वाणी योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों को वाईफाई सेवाओं से लैस करने वाला निम्न में से कौन सा बिहार का पहला जनपद बना है? यानी कि वाईफाई सेवाओं से लैस होने वाला बिहार का पहला जिला जहां के सभी ग्राम पंचायत वाईफाई सेवा से लैस हो चुके हैं, किस योजना के तहत? पीएम वाणी योजना के तहत, वह बेगूसराय बना है। ठीक है, बेगूसराय में आप देखेंगे तो बरौनी ब्लॉक जो है पपरौरा ग्राम पंचायत वह है। ठीक है, 145 का ए। जनवरी 2024 में, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है, जनवरी 2024 में किस स्टार्टअप को बिहार के बेस्ट महिला नेतृत्व स्टार्टअप से सम्मानित किया गया? तो बेस्ट महिला नेतृत्व स्टार्टअप ग्रामश्री किसान प्राइवेट लिमिटेड को सम्मानित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा डी। यह जो सम्मान है 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है, उसी दिन दिया गया है। ठीक है, तो ये तो बेस्ट महिला नेतृत्व का स्टार्टअप अवार्ड हो गया। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए मेल फीमेल दोनों को मिलाकर, तो मोडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। ठीक है, लेकिन प्रश्न बेस्ट महिला नेतृत्व, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में बिहार के अशोक कुमार को पद्मश्री प्रदान किया गया है। इन्हें किस कला का भीष्म पितामह कहा जाता है? बताइए। अशोक कुमार को टिकुली कला का भीष्म पितामह कहा जाता है। 147 का आंसर हो जाएगा सी। कर्पूरी ठाकुर, जिनको हाल ही में भारत रत्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन को बताना है।
ये 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया इन्होंने, गलत है। 1970 से 71 और 1977 से 79 ये 2 बार रह चुके हैं मुख्यमंत्री, पहला गलत। इन्होंने अपनी यात्रा राजनीतिक यात्रा जो है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से प्रारंभ की, सही है। 1952 में तेजपुर विधानसभा से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से विधायक चुने गए थे, दूसरा सही है। इनका संबंध बिहार के समस्तीपुर जनपद से, यह भी सही है। समस्तीपुर के पितौंझिया में इनका जन्म हुआ था। पितौंझिया कब? 1924, तभी इनके 100 साल जब हो गए तो इसी अवसर पर भारत रत्न से अवार्ड सम्मानित किया गया, ठीक है। तो कौन सा सही है? 2 और 3 सही है, पहला तो गलत हो गया। 148 का आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा बापू टावर का उद्घाटन पटना के किस स्थान पर किया गया? ठीक है, आसान प्रश्न है, लेकिन आप कई ऐसे होंगे जो जानते होंगे कि बापू टावर पटना में स्थापित किया जा रहा है, लेकिन पटना के किस स्थान पूछ लिया गया है तो होगा गर्दनी बाग में। इसका आंसर हो जाएगा डी। और आज के प्रैक्टिस सेट का हम लोग लास्ट सवाल देखेंगे। 52वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसका आयोजन मेघालय में किया गया है, गलत है। इसका आयोजन बिहार के बेगूसराय में किया गया है, यह करंट अफेयर में मैं डिस्कस कर चुका हूं। बिहार के बेगूसराय में इसका आयोजन किया गया है। यह खिताब दिल्ली को हराकर बिहार की टीम ने अपने नाम किया, सत्य है, ठीक है। तो इसका केवल ऑप्शन नंबर 2 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों इस प्रकार से 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमने संस्कृति आईएएस टेस्ट नंबर 3 जो कि इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित सेक्शनल टेस्ट था उसका हमने एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किया है। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट नंबर 1 और 2 का एक्सप्लेनेशन का वीडियो अवेलेबल है, आप लोग उसे जरूर देख लें अगर आपने नहीं देखा है तो। और अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीपीएससी की तैयारी से संबंधित विभिन्न वीडियोज लगातार हमारे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लें, @ISPC सेंटर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा। अपने दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल की लिंक को अवश्य शेयर करें ताकि अधिक संख्या में फ्रेंड्स लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें और तैयारी को धार दे सकें। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। एक नए वीडियो के साथ शीघ्र उपस्थित होऊंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।